बिजनेस एंड प्रोफेशंस का क्लास आप लोगों ने किया था ना, बीपी का ओवरव्यू वाला क्लास, बीपी का क्वेश्चन आंसर का भी एक क्लास किए थे ना आप लोग, जो यूट्यूब में जो लाइव हुआ था। प्लीज कर लेना, ये जो यूट्यूब में जो लाइव क्लास अभी चल रहा है, ठीक है, इसको कर लेना। एक तो रिविजन हो जाएगा और जिनका नहीं हुआ उसका हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज ये जरूर कर लेना। अच्छा, बीपी का और एक क्लास आएगा जिसमें सिर्फ और कुछ प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन एंड आंसर का और एक क्लास आएगा, तो वो भी कर लेना, ठीक है। आज मैं चालू कर रहा हूँ हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगा, जिस भी चैप्टर्स में दिक्कत होगा व्हाट्सएप में मुझे पूछ लो आप लोग कि सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। और अभी मैं हाउस प्रॉपर्टी चालू कर रहा हूँ, तो फटाफट हाउस प्रॉपर्टी का पूरा कॉन्सेप्ट ले लो, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप लोगों के पास हाउस प्रॉपर्टी का इंट्रो लिखा हुआ है? इंट्रोडक्टरी क्या मैंने लिखाया था पहले जब इंट्रोडक्शन करवाया था, या नहीं है? मतलब वो जीएवी का जो कैलकुलेशंस का जो प्रोफार्मा वगैरह क्या कभी मैंने करवाया था या फिर नहीं करवाया था? सर नहीं करवाया था, अभी लोग वॉइस अच्छे से आ रहा है सर। अच्छा, नहीं करवाया था, अच्छा ठीक है। चलो चलो लिख लेते हैं, फटाफट लिख लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। फटाफट लिख लेते हैं सर। हाउस प्रॉपर्टी बहुत इंटरेस्टिंग है, छोटा है बट बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ये, बट इसमें प्रोविजंस पे बाकी चैप्टर्स लाइक नॉट लाइक सैलरी बीपी के जैसा इतना प्रोविजंस नहीं है, छोटा प्रोविजंस यहाँ पर कम है। बट इस चैप्टर का एक चीज अच्छा क्या है कि इस चैप्टर का कैलकुलेशंस बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग है, मतलब थोड़ा कंफ्यूज भी करता है, पजल्ड भी करता है। तो दिक्कत नहीं होगा सर, पजल्ड भी नहीं होंगे, कंफ्यूज भी नहीं होंगे, इजी लगेगा। बट उसके लिए एक एक बातें, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना और लिखना, ठीक है, दिक्कत नहीं आएगा। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961, आज का डिस्कशन है इनकम अंडर द हेड एचपी, मतलब हाउस। इनकम अंडर द हेड एचपी, दैट मींस हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी के बारे में कहा गया है सर सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27 के बीच में। सेक्शन 20 स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों? এবারে দেখ তো, দেখা যাচ্ছে না? আমি কেটে করছি। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে না, আমি কেটে জয়েন করছি। আচ্ছা কর, নেটওয়ার্কটা মনে হচ্ছে ইস্যুস করছে একটু। ओके, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 27 में बोला गया है। अगर मैं आपको सिंपल बोलूं कि भाई हाउस प्रॉपर्टी क्या है, हाउस प्रॉपर्टी क्या है, तो आप क्या समझोगे हाउस प्रॉपर्टी के बारे में? हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बस आप इतना समझोगे कि चलो एक घर बना लो। अच्छा, घर बनाने से पहले कुछ लाइन लिख लो, फटाफट लिख लेना। इफ the relationship between payer and payee, if the relationship between payer and payee is the relationship of landlord and tenant, ध्यान से लिखना प्लीज। हाँ, if the relationship between, रोशनी स्क्रीन शो होच्छे तो? হ্যাঁ দাদা। If the relationship between payer and payee is the relationship of landlord and tenant, अगर लैंडलॉर्ड टेनेंट वाला रिलेशनशिप है और जो पेयर एंड पेई के बीच में, मतलब जो पेयर है जो पे कर रहा है और जो पेमेंट को ले रहा है, दोनों के बीच में लैंडलॉर्ड टेनेंट का रिलेशनशिप है। एनी अमाउंट रिसीव्ड
any amount received is chargeable. Any amount received is chargeable. Under the head हाउस प्रॉपर्टी HP, हाँ मैं सिर्फ HP लिखा मैंने, मतलब लैंडलॉर्ड टेनेंट का रिलेशनशिप हो और अमाउंट जो भी रिसीव होगा वो हाउस प्रॉपर्टी में चार्जेबल होगा, तो वो उसको हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में लिखेंगे। ओके, एक छोटा सा ड्राइंग कर लेना एक बार। कैसा वाला घर चाहिए आप लोगों को? चलो एक घर बनाओ। मानो कि ये घर बन रहा है आपका, कैसा घर बनाओगे? चलो ये एक घर बन रहा है, ठीक है सर। ऐसा घर कभी देखे हो आप लोग? ऐसा घर शायद किसी ने ना देखा हो, ये सिर्फ हम लोग ही ड्रॉ कर सकते हैं, मैं ही ड्रॉ कर सकता हूँ, मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है, आप लोग जानते हो। तो ये रहा, कि कुछ ऐसा घर नहीं दिख रहा है, मंदिर मस्जिद वाला घर है ना, जो भी हो सर। तो ये रहा आपका घर। चलो मंदिर मस्जिद को मैं चेंज कर देता हूँ, इसके सर पे क्या लगा दूँ? नहीं, हाँ चलो चाँद आ गया। तुम आया तो गली पे आज चाँद निकला, ऐसा कुछ हो गया सर। ओके, ठीक है। तो ये रहा आपका घर, दिस इज योर हाउस। अब ये हाउस प्रॉपर्टी क्या क्या है? इन दिस हाउस प्रॉपर्टी बनाना चाहिए आपको, तो चलो सर एक एंटीना बना लो। चलो घर पे एक एंटीना बना लो, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ भाई ये मेरा घर है और ये घर का एंटीना है, डिश टीवी, ठीक है। ओके सर, पॉइंट पे ध्यान देना। आपके इस घर पे आप 3 हिस्सा बना लेना प्लीज, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा एंड तीसरा हिस्सा। ये वाला जो हिस्सा है ना, इस हिस्से को आप, इसमें मैं और एक चीज नहीं करवाया। सपोज आप कौन हो? ये हो आप, ठीक है, दिस इज यू, ठीक है। छत पे चढ़े हो सब, छत पे चढ़ के डांस कर रहे हो, चांद पकड़ने के लिए जा रहे हो, तो ये आपका घर है। आपके घर में ये आपका हाउस प्रॉपर्टी है, दिस इज योर हाउस प्रॉपर्टी। और इस हाउस प्रॉपर्टी में ये रहा आपका सेल्फ ऑक्युपाइड पार्ट। क्या पार्ट है सर? ये सेल्फ ऑक्युपाइड, ठीक है, लिख के रखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। घर दोनों तरह का कॉन्सेप्ट में घर हम लोग यूज कर सकते हैं। एक सेल्फ ऑक्युपाइड कॉन्सेप्ट के साथ यूज करते हैं, दूसरा दिस पॉइंट इज लेट आउट। ओके, इसको लेट आउट बना लेना, इसको लेट आउट बना लेना, एलो, एसओ एंड एलो, लेट आउट प्रॉपर्टी। तो सेल्फ आउट, सेल्फ ऑक्युपाइड एंड लेट आउट, ठीक है। अच्छा, और ये वाला एक हिस्सा है सर, इस हिस्से को आप कर देना यूज्ड फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन, यूज्ड फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन, ब्रैकेट में कर देना बी एंड पी, बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो जिस अपना ही घर का, अगर जैसे ही मानो ये घर पे दुकान, सामने घर के सामने दुकान होता है ना सर लोगों का, सर आप ये बात समझ पा रहे हो? लोग घर बनाते हैं, सामने एक दुकान का पोजीशन भी रखता है, ये बात समझ में आ रहा है क्या? शॉप, अपने घर में एक शॉप पार्ट रहता, ये पार्ट में खुद रहता है, ये पार्ट भाड़े पे दे दिया और ये पार्ट दुकान के लिए यूज करता है, खुद यूज करता है। तो जो पार्ट बिजनेस के लिए यूज करता है, हो सकता है ये पूरा का पूरा आपका प्रॉपर्टी है, ये पूरा आपका क्या है, दिस होल थिंग इज योर हाउस प्रॉपर्टी। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट, ये पूरा का पूरा घर आपका प्रॉपर्टी हो सकता है, बट जो आप दुकान के लिए यूज करते हो वो आपका बिजनेस एंड प्रोफेशंस वाला पार्ट है। मतलब इसका जो भी इनकम होगा वो आपका बीपी हेड में चला जाएगा। अगर इसका
मार्केट में लेते हो तो रेंट देना पड़ता है, काइंड ऑफ जो भी हो। तो इसमें से जो भी आप इनकम करोगे वो बिजनेस अंडर द हेड प्रोफेशंस, बिजनेस एंड प्रोफेशंस, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस हेड में आप इसका टैक्स पे करोगे। बट सर हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट कौन सा होगा? ये रहा आपका हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट, सेल्फ ऑक्युपाइड एंड लेट आउट। ये जो दो हिस्सा है ना, ये दोनों हिस्सा मार्ज करके आपका बनता है हाउस प्रॉपर्टी। सर मुझे पहले इतना बता दीजिएगा कि क्या समझ में आया? लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्युपाइड ही आपका हाउस प्रॉपर्टी होता है, जो इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी एज पर इनकम टैक्स ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, मतलब अगर ये जो एक बंदा है जो चांद पकड़ने का कोशिश कर रहा है, ये चांद पकड़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अपने घर में अगर वो बिजनेस कर रहा है तो वो बीपी हेड में जाएगा। बट अपने घर में वो सेल्फ ऑक्युपाइड जिस पे है, मतलब जिस पे वो खुद रहता है और है, ये दोनों पार्ट इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी पार्ट में आएगा। एक चीज तो कॉमन सेंस से दिमाग में आ रहा है सर कि जो लेट आउट प्रॉपर्टी है आपका, जिस पार्ट से आप लेट आउट करो किसी और को रेंट पे दे रहे हो, वही आपका इनकम का जरिया है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में लेट आउट बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैं आपको साथ में बता दूं, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी भी बहुत वाइटल एक इंपॉर्टेंसी रखता है आपके हाउस प्रॉपर्टी ट्रीटमेंट। तो सर बताइएगा, बात कुछ समझ में आया कि नहीं आया? प्लीज टेल मी, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? हेलो हेलो ऋषभ, प्रीतम, क्लियर है ना? तो ये प्लीज ये बातें आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई हाउस प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्युपाइड और लेट आउट प्रॉपर्टी में क्या फर्क होता है। ठीक है, सेल्फ ऑक्युपाइड, लेट आउट और बिजनेस एंड प्रोफेशंस में ये कंफ्यूज ये एमसीक्यू में पूछता है। ठीक है, अपने घर में हम दुकान यूज करते हैं तो उसको कौन सा हेड में जाना चाहिए, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट चलो सर, एक स्टेटमेंट बना लो प्लीज। Statement of computation of income under the head HP for the previous year 1920 relevant to assessment year 2021। ओके, करेंटली असेसमेंट ईयर आपका 2021 ही चल रहा है और आपका प्रीवियस ईयर 1920 चल रहा है। दैट्स वाई ये जो भी एज पर क्वेश्चंस होगा वैसा ही आपका फॉर्मेट बनता है। करंट जो चला मैं वही आपको फॉर्मेट में बता। ठीक है, तो अगर ये आपने कर लिया तो फॉर्मेट क्या होता है इसका, हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट फटा बहुत ही छोटा है सर और आसान भी है, चिंता का एकदम बात नहीं है। दो हिस्सों से इसको बांट देना सर, 2 पार्ट्स, मेक इट 2 पार्ट्स, 2 कॉलम। एक पार्ट में आपको सेल्फ ऑक्युपाइड का डेटा देना है एंड दूसरा पार्ट में आपको द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हियर, दोनों इंपॉर्टेंट है, सेल्फ ऑक्युपाइड का भी अपना हिस्सा है, बट क्या है ना, इनकम तो लेट आउट सही होता है। जिस घर में हम लोग रहते हैं क्या उस घर से हम लोग इनकम कर पाते हैं? जिस घर में हम लोग खुद रहते हैं क्या उस घर से हमें इनकम हो सकता है? हेलो, नॉट पॉसिबल ना। तो जिस घर में हम लोग रहते हैं उस घर में तो हमें इनकम नहीं होगा। तो एक हो जाएगा आपका पर्टिकुलर, दूसरा हो जाएगा आपका लेट आउट, अच्छा सॉरी लेट आउट, तीसरा आपका हो जाएगा सेल्फ ऑक्युपाइड। ठीक है, एसओ, इसको आप शॉर्ट में यूज करते हैं प्यार से एलओ एसओ। ठीक है, मैं एलओ एसओ बहुत ज्यादा यूज करूंगा। ओके, अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको करना चाहिए सर जीएबी। सर हेडिंग कर लो, मतलब हेडिंग इन द सेंस पॉइंट पर्टिकुलर में पहला पॉइंट जीएबी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। मजा क्या जानते हो हाउस प्रॉपर्टी का, ये जीएबी कैलकुलेशंस में पहुंचने का मजा आता है। ये इसका जो कैलकुलेशंस है ना, इसी में आपको बड़ा मजा आने वाला है कि जीएबी कैसे कैलकुलेट करें।
वेट एंड वच जीएवी कैलकुलेशन करना हम लोग सीखेंगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में एक तरफ आपका रहेगा लेट आउट प्रॉपर्टी, एक तरफ आपका रहेगा सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि लेट आउट का कुछ तो वैल्यूएशन होगा, सेल्फ ऑक्युपाइड का वैल्यूएशन नील होता है, बिकॉज इनकम टैक्स वालों, मेरा जिस घर में मैं रहता हूँ ना उसके लिए मुझे इनकम टैक्स भरना नहीं पड़ता है। क्या घर भरना पड़ता है? इसलिए सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमेशा नील ही होता है, बट लेट आउट प्रॉपर्टी का कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगा। वी हैव टू कैलकुलेट दिस जीएबी, हम लोगों को इसको सीखना है। वेट, हाँ, मतलब मैं आपको अभी से बताते हुए चलता हूँ। वहां से आपको लेस करना चाहिए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू से आपको लेस क्या करना चाहिए? म्यूनिसिपल टैक्सेस, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब आप अगर घर का ओनर हो, ठीक है, तो आप म्यूनिसिपल टैक्स आपके लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए जितना अमाउंट पे करोगे वो अमाउंट आपको लेस कर देना चाहिए। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए, फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी ये अमाउंट नील ही होगा, ठीक है, बिकॉज सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का जो म्यूनिसिपल टैक्सेस है वो यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट, ये कैलकुलेशंस करने के बाद हमें जो मिलता है, हमें जो चीजें मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? नेट एनुअल वैल्यू। इसको हम लोग क्या कहेंगे? NAV, NAV, नेट एनुअल वैल्यू। इसका क्या वैल्यू होगा? नील होगा सर, सिंपल बात है। ओके, फिर NAV जो भी हमारा निकलेगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू से, सबसे पहले म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर, प्लीज ध्यान दीजिएगा, नॉट द टेनेंट। कभी कभी टेनेंट भी पे करता है, तो उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको क्या करना है। ओनर पे ही जाता है, टेनेंट पे नहीं जाता है। अगेन जब आपका ये निकल जाता है फिर से आपको लेस करना होगा। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सर, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक सेकेंड, थोड़ा पानी पी के बताता हूँ सर, जस्ट अ मिनट। ओके, चलो, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है ना, ये सेक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन क्या है? सेक्शन 24, सेक्शन 24, ठीक है, सेक्शन 24 स्टैंडर्ड डिडक्शंस देते हैं। और स्टैंडर्ड डिडक्शंस का वैल्यू क्या है? 30% ऑफ NAV, नेट एनुअल वैल्यू। ये फिक्स्ड है, सबको मिलता है। आपका जो भी NAV आएगा उसके ऊपर आप डायरेक्ट 30% लेस कर सकते हैं। तो इस केस में कुछ वैल्यू आएगा, इस केस में कोई वैल्यू नहीं आएगा, बिकॉज नील का कोई वैल्यू नहीं होता, बट इसमें वैल्यू सामने कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा। फिर यहाँ से आपको अगेन लेस करना चाहिए, ये भी सेक्शन 24 के तहत ही होता है। ये आपका हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल मतलब जो आप बोरो कर रहे हो, मतलब उधार में ले रहे हो, ठीक है। अगर आप कोई लोन लेते हो तो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट करोगे, तो लेट आउट प्रॉपर्टीज के केस में आपको पूरा का पूरा अमाउंट जितने का इंटरेस्ट भरोगे, इसका कैलकुलेशन हमको सीखना पड़ेगा सर। इंटरेस्ट कैलकुलेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहीं पर आके खेल थोड़ा बदल जाते हैं। खेल क्या बदल जाएगा कि ये सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में इतना देर से सब कुछ नील हो रहा था,
बट इस केस में ये यस हो जाएगा, और यस होने के बाद यहाँ पर भी आप लेस कर सकते हो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का कुछ करे ना करे उसका इंटरेस्ट आप माइनस कर सकते हो। दिस इज द बेनिफिट। ये बेनिफिट है आपका कि जिस घर में हम रहते हैं अगर उसका कोई लोन है तो लोन का इंटरेस्ट हमें लेस करने को मिलता है। प्रॉफिट मतलब इनकम को कम दिखाने के लिए सरकारी हमें ये मौका देता है, लोन का इंटरेस्ट को हम लेस कर सकते हैं इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। इसमें रूल्स क्या है? मैक्सिमम 30,000 और 2 लाख। ध्यान दीजिएगा, यस मतलब इस इतना देर से सब कुछ नो नो हो रहा था, बट इस केस में यस हुआ। या तो 30,000 होगा या तो 2 लाख होगा। कब 30,000 होगा कब 2 लाख होगा ये मैं आपको आगे बताता हूँ, बट मैक्सिमम या तो 30,000 होगा या तो मैक्सिमम 2 लाख होगा। ठीक है, क्यों होता है कब होता है, वेट एंड वॉच, मैं आपको आगे बताता हूँ। ये सब कुछ देने के बाद आपका आ जाएगा सर इनकम ब्रैकेट में, अगर लॉस होगा तो लॉस अंडर द हेड HP मतलब हाउस प्रॉपर्टी। इसका वैल्यू इसका हो जाएगा, इसका वैल्यू नेगेटिव में ही आएगा, इसका वैल्यू नेगेटिव में ही आएगा बिकॉज 30,000 या 2 लाख का जो भी वैल्यू होगा वो तो लेस ही आएगा ना। तो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का बेनिफिट ले सकते हैं आप। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का क्या ले सकते हैं? बेनिफिट ले सकते हैं। क्या यहाँ तक लिख लिए और समझ में आया प्रोफॉर्मा? हेलो सब, ओके। तो ये था हाउस प्रॉपर्टी का प्रोफॉर्मा। इसमें आपको ये भी कैलकुलेशंस पे आपको बहुत टाइम देना होगा बिकॉज यही सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं हाउस प्रॉपर्टी का सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन हाउस प्रॉपर्टीज ये भी। ये अगर सम्स में गिवन तो होता नहीं है, अगर होगा तो आपको डायरेक्ट यूज कर सकते हो, बट अगर गिवन नहीं है तो आपको यही कैलकुलेशंस पे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। फिर वहां से आपको लेस करना पड़ता है म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर। फिर उसके बाद आपको मिलता है नेट एनुअल वैल्यू। फिर उसके बाद आप वहां से लेस कर सकते हो स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 30% ऑफ NAV, जो भी आपका NAV होगा। फिर वहां से लेस करना इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, जो भी आप इंटरेस्ट भरोगे इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट में जितना भरोगे उतना, बट सेल्फ ऑक्युपाइड में यस, बट मैक्सिमम 30,000 और 2 लाख दोनों में से कोई होगा। कब कौन सा होगा जस्ट वेट, मैं आपको बताता हूँ। इनकम और लॉस अंडर द हाउस प्रॉपर्टी आपको तभी मिल सकता है और इसमें आपको लॉस से मिल सकता है, दोनों एडजस्ट भी होता है। लेट आउट में प्रॉफिट, सेल्फ ऑक्युपाइड पे नेगेटिव, तो दोनों एडजस्ट करते हैं सर। ठीक है, दोनों एडजस्ट करते हैं। वेरी गुड, चलो सर मैं आपको मूव ऑन कराता हूँ। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, थोड़ा लिख लो पहले, थोड़ा लिख लो फिर सम्स में जाएंगे फटाफट। GAB कैलकुलेशन सीखना है। सॉरी मैंने गलत लिख दिया। हेडिंग करना इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल प्लीज लिखना। इसमें इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का क्या केस है? 2 हेडिंग कर देना। एक है लेट आउट का, तो पहले लेट आउट ही कर लो, पहले लेट आउट कर लो। In case of let out property, interest is interest on borrowed capital will be allowed
will be allowed as deduction. Will be allowed as deduction without any limitation. Without any limitation. Whatever amount of interest is paid जितना का इंटरेस्ट पे करेगा is eligible as deduction. Is eligible as deduction. ठीक है, whatever amount of interest is paid is eligible as deduction. ठीक है, ये रहा आपका लेट आउट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट. लेट आउट प्रॉपर्टी में और भी कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि मानो अच्छा इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड में लिख लेना. इसके बाद अगर आपने एलओ लिख लिया तो आप एसओ लिख लो. एसओ मीन्स सेल्फ ऑक्युपाइड, जिसमें आप खुद रहते हो. इन केस ऑफ सेल्फ occupied property, in case of self occupied property, interest on borrowed capital will allowed up to rupees 30,000 during the previous year. During the previous year, rupees 30,000 can be extended. आप समझ रहे हो ना? rupees 30,000 can be extended up to rupees 2 lakh if the following three condition satisfied. If the following three condition satisfied, प्लीज ध्यान दीजिएगा. लेट आउट प्रॉपर्टीज के केस में, इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल विल बी अलाउड एज डिडक्शंस. बोरोड मतलब जो आप घर बनाने के लिए, घर आप बना रहे थे ना, हेलो, ये जब घर बना रहे थे, इस घर को बनाने के लिए आपने लोन लिया. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. इस घर को बनाने के लिए आपने लोन लिया. लोन को ही कहते हैं बोरोड कैपिटल. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. लोन को ही कहते हैं बोरोड कैपिटल. और जब आप ये बोरोड कैपिटल लेते हो तो बोरोड कैपिटल पे इंटरेस्ट तो भरना पड़ता है. बोरोड कैपिटल पे इंटरेस्ट तो भरना पड़ता है. और क्योंकि आप बोरोड कैपिटल पे इंटरेस्ट भरोगे, तो अगर आप लेट आउट प्रॉपर्टी, सपोज दिस इज योर लेट आउट प्रॉपर्टी, इसके लिए आप जितना इंटरेस्ट भरोगे, इसके लिए जितना इंटरेस्ट भरोगे, पूरा का पूरा इंटरेस्ट आप लेस कर सकते हो. और सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए सर लिमिटेशंस दिया हुआ है 30K और 2 लाख. अब 30K कब हो सकता है? नॉर्मल सेंस में 30K होगा. In case of self-occupied property, interest on borrowed capital will be allowed up to rupees 30,000 during the previous year. जो भी previous year आपका होगा, rupees 30,000 को आप 2 लाख तक बढ़ा सकते हो, अगर तीनों का तीनों कंडीशन शर्त आपका फुलफिल होता है. तो ये तीनों का शर्त क्या है? 3 कंडीशंस. नीचे लिख लेना प्लीज. नीचे लिख लेना कि ये तीनों शर्त क्या है. पहला शर्त, फर्स्ट कंडीशन,
Condition 1, loan must be borrowed on or after 1st April 99. ठीक है, लोन मस्ट बी बोरोड 1st April 1999, 1999. ठीक है, 1999 कर दो, नहीं तो बोलेगा सर 99 क्या है, 1999. ठीक है, लोन मस्ट बी बोरोड आफ्टर बोरोड ऑन और आफ्टर 1/4/1999, ये रूल्स है. कंडीशन 2 समझाता हूँ सर, जस्ट मिनट. ऐसे थोड़ी ना मैं कोई पॉइंट तो छोड़ के हम लोग जाते नहीं है, हम लोग सारा का सारा पॉइंट करते हैं. आप भी करते हो, हम लोग भी करते हैं. लोन मस्ट बी बोरोड for construction or acquisition loan must be borrowed for construction or acquisition of building. ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी आप बनाने की कोशिश कर रहे हो. कंडीशन 3 मतलब शादी के लिए लोन नहीं लेके आप वहां पर लेस नहीं कर सकते. मैरिज लोन हो सकता है, घूमने का लोन हो सकता है. कोई आजकल सर किस तरह का शादी करते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए लोन लेते हैं, जानते हो सर, डेस्टिनेशन वेडिंग का भी लोन मिलता है आजकल. कंडीशन 3 सॉरी कंडीशन 2 था, ये कंडीशन 2 था, ये कंडीशन 3 होगा. कंडीशन 3 कंस्ट्रक्शन, प्लीज ध्यान से सुनिएगा. कंडीशन 3 construction and acquisition must be completed within 5 years from the end of previous year. Construction or acquisitions must be completed within 5 years end of the previous year in which money is borrowed. In which money is borrowed. Okay, for example, date of borrowing 21st October 2013. सपोज आपका बोरोइंग का डेट क्या है, 21st October 2013 मान के चलते हैं. ठीक है, 13 हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है. मैं यहाँ पर एग्जांपल लिया. सपोज आपका डेट ऑफ बोरोइंग है 21st October 2013. आप लोग समझ रहे हो ना, इसका एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं कंडीशन 3 का. मैं फिर से आपको बताता हूँ. तो अगर आप बोरो कर रहे हो, बोरो मतलब क्या सर, लोन ले रहे हो, घर बनाने का लोन लेते हैं ना सर लोग, घर बनाने का. तो जो घर बनाने का लोन लोग लेते हैं, तो वो घर बनाने का लोन का डेट है 21st October 2013. अगर डेट ये है तो आपका प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, ये लोन बोरो का प्रीवियस ईयर कोई बताओगे प्लीज. लोन बोरो का प्रीवियस ईयर क्या है यहाँ पर, प्लीज कोई तो बताओ. हाँ सर 12. नहीं सर ठीक से बोलो. how can it would be 12/13, 21st of October 13 सर. 11-12 प्रीवियस ईयर है. मौसमी तू क्लास के एंड पे जाना मत था, तू वेट करना. अरे सर मेरा बहुत कुछ बात करना. प्रीवियस ईयर 21st October 2013 का प्रीवियस ईयर 11-12 है क्या,
ये डेट ऑफ बोरोइंग जिस साल का है, मैं पूछ रहा हूँ कि ये कौन सा प्रीवियस ईयर है। अगर मैं बोरो कर रहा हूँ 21 अक्टूबर 13 को, 12-13 হবে। 13-14 होगा। दिस ईयर इज विच प्रीवियस ईयर। मैं आपको ये नहीं बोला कि इसका प्रीवियस ईयर क्या है, मैं बोल रहा हूँ कि ये 21 अक्टूबर कौन सा प्रीवियस ईयर में आ रहा है। ও আমি ভাবলাম এটার আগের প্রিভিয়াস ইয়ার দিয়েছে। नहीं, प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट मतलब, ठीक है, ऐसा सोचने से थोड़ी ना होगा। क्वेश्चंस में क्या बता रहा है, कंस्ट्रक्शन एंड एक्विजिशंस मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच मनी इज बोरोड। पॉइंट ध्यान दीजिएगा, पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट क्या बोलता है, विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच मनी इज बोरोड। तो मनी जिस ईयर में बोरो कर रहा है, मैं पूछ रहा हूँ कि ये कौन सा प्रीवियस ईयर, ये 13-14 है। कि ये बात क्लियर है कि ये 13-14 है, 1 अप्रैल से चालू हो रहा है ना। ये कब चालू हो रहा है, 1/4/13 में चालू हुआ है, एंड होगा 31 मार्च 14 को। उसके बीच में ही तो आता है ये। क्लियर है क्या नहीं? 1/4/13 को चालू हुआ है और एंड होगा 31 मार्च 2014 को। तो 21 अक्टूबर 2013 कौन सा प्रीवियस ईयर का पार्ट है, 13-14, यस और नो, बताना प्लीज। হ্যাঁ দাদা। ओके, तो अगर आपका डेट ऑफ बोरोइंग 13-14 है तो आपको कितना दिन के अंदर कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशंस कंप्लीट करना चाहिए, 5 साल के अंदर, विद इन 5 years। तो इसको एक दिन ले लो, 1 साल, ठीक है। इसके बाद आप और 5 साल यूज कर सकते हो। मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब 13-14 खत्म होने के बाद, ठीक है, विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। 13-14 खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा 14-15, 15-16, फिर 16-17, 17-18, 18-19, 1 2 3 4 5। दैट मीन्स आपका डेट ये रहना चाहिए 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 के अंदर अगर आपका बोरोइंग कंप्लीट, मतलब कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशंस कंप्लीट करते हो, कंस्ट्रक्शंस एंड एक्विजिशंस अगर आप कंप्लीट करते हो, कंस्ट्रक्शन एंड एक्विजिशंस मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 5 years, 5 साल के अंदर, फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच मनी इज बोरोड, इन विच मनी इज बोरोड। तो आपका मनी बोरो हो रहा है अगर 21 अक्टूबर 13 को, तो उसके बाद 5 साल, 13-14 खत्म हो रहा है, फिर 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, इसके अंदर आपको घर कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये तीनों कंडीशंस ही आपको फुलफिल करना होगा। तो ये 3 कंडीशंस क्या क्या रह गया आपका। कंडीशंस 1, लोन मस्ट बी बोरोड ऑन और आफ्टर 1/4/1999। लोन आपका 1 अप्रैल 1999 के बाद का होना चाहिए। लोन मस्ट बी बोरोड फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ बिल्डिंग एंड हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। मतलब बेटी के शादी के लिए लोन लेके घर बना रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। वो बैंक, पता है ना, कॉन्ट्रैक्ट जब होता है लोन का, बैंक जब लोन देता है तो किस लिए दे रहा है, वो होना चाहिए। जैसे लोग क्या कर रहे हैं आजकल ना, बिजनेस लोन उठा के घर बना रहा है, बिजनेस लोन उठा के घर का प्रॉपर्टी बना रहा है, फिर बैंक को लोन का पैसा भी नहीं दे रहा है, बिजनेस लोन उठा के मतलब जुआ खेल रहा है, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो जिस पर्पस में लोन है, लोन मस्ट बी बोरोड फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ बिल्डिंग एंड हाउस प्रॉपर्टी, हाउसिंग लोन का बात चल रहा है। एंड कंडीशन 3, construction and acquisitions must be completed within 5 years from the end of previous year in which money is borrowed। I hope आप लोगों को तीनों पॉइंट ही समझ में आया। और मजा का बात यह है, all 3 conditions must be fulfilled। तीनों का तीनों कंडीशंस फुलफिल्ड होना चाहिए, तभी जाके आप ये जो था ना सर 30,000, ये जो अमाउंट है, ये 30,000 कैन बी एक्सटेंडेड अप टू ₹2 lakhs if the following 3 conditions satisfied। सर बताना सर, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल क्लियर है, बहुत वाइटल पॉइंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस फॉर हाउस प्रॉपर्टी। प्लीज बताइएगा, एक बार सीखो सर, बार बार
इसको फिर से ही पढ़ने का जरूरत नहीं है, प्लीज, मैं बार बार बोलता हूँ। अगर क्लास अच्छे से करोगे, मुझे नहीं लगता कि बार बार आपको इसी चीज को याद रखना पड़ेगा। बताना सर, यहाँ तक क्लियर है? कहाँ सर? मैं आगे बढ़ सकता हूँ? नेक्स्ट, अच्छा, एक्सप्रेशन नोट लिखना। स्पेशल नोट है, द एसएससी एएसएस ईएसएस डबल ई, एसएससी मतलब जिसका असेसमेंट होता है उसको एसएससी कहते हैं ना। द एसएससी मस्ट बी द owner of the house property. The assessee must be the owner of the house property. अब रजिस्टर्ड ओनर भी हो सकता है, मतलब सरकार के घर पे जिसका नाम है रजिस्टर्ड ओनर। और अगर रजिस्टर्ड ओनर नहीं है तो अगर कोई केयर टेकर है, किसी का अंडर पे घर है, मतलब कोई फॉरेन में रहता है, तो वो नहीं है तो फिर उसको कहाँ ढूंढने जाएंगे सर? लेकिन कुछ कोई तो होगा जो घर का देखभाल करता है। रजिस्टर्ड ओनर और डीम्ड ओनर, ऐसे सॉल्ट लेक वगैरह में, अलीपुर वगैरह में बहुत सारा लोगों के घर में बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, तो या तो रजिस्टर्ड ओनर है ये वो, या फिर रजिस्टर्ड ओनर नहीं है तो फिर डीम्ड ओनर मान लेंगे किसी और को जो बिल्डिंग को देख रहा है ना, जो बिल्डिंग को कंज्यूम कर रहा है, बिल्डिंग को भोग रहा है सर, मतलब बिल्डिंग का सब कुछ यूज करता है, उसी को डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। या फिर कोई रिप्रेजेंटेटिव है, पापा घर पे नहीं है तो फिर पापा के, जब पापा नहीं है किसी कारण से तो फिर उसका बेटा या फिर कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मान लेंगे। ठीक है, दिस इज द वन ऑफ द पॉइंट, स्पेशल पॉइंट्स पे और पॉइंट्स है रेंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ rent received by way of subletting. Chargeable under the head other source. Under the head other sources. Rent received by way of subletting, very interesting points है कि अगर आप रेंट रिसीव करते हो और वो भी सबलेटिंग के तौर पे करते हो, सबलेटिंग के तौर पे करते हो, तो सबलेटिंग के तौर पे रेंट रिसीव का इनकम आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं है, ये आपका अदर सोर्स का इनकम है। और ऐसा क्यों होता है? लेट्स सी द एग्जांपल। बड़ा गजब पॉइंट है सर, थोड़ा यूनिक है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कभी पूछता है, बहुत बार पूछ लेते हैं। मिस्टर एक्स, थोड़ा ध्यान रखिएगा ऐसा कॉन्सेप्ट में। मिस्टर एक्स इज ओनर ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी, ओनर ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी। मिस्टर एक्स let out the house. Mr. X let out the house to Mr. Y for rent of rupees 5,000 per month. 5,000 per month. Question ध्यान। Mr. X is the owner of a house property. Mr. X let out the house to Mr. Y for rent of rupees 5,000 per month. Mr. Y let out the house
to Mr. Z. House to Mr. Z for rupees 15,000 per month. Calculate the income under the head house property as well as income from other source. सर बता पाओगे सर? क्वेश्चन समझ में आया? मिस्टर एक्स घर का ओनर है, हाउस प्रॉपर्टी का। मिस्टर एक्स ने घर को भाड़े पे दिया वाई को। कितना का रेंट दिया सर? 5,000 का रेंट दिया। 5,000 का रेंट पे मिस्टर वाई लेट आउट दी हाउस टू मिस्टर जेड। मिस्टर वाई क्या कर रहा है? जिस घर को वो खुद भाड़े पे लेकर रखा है वही घर को वो जेड को रेंट पे दे रहा है, जेड को रेंट पे दे रहा है फॉर रुपीज 15,000 पर मंथ। बोल रहा है कैलकुलेट दी इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी इनकम क्या है और एज वेल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना है, ये आपको पूछ रहा है। क्या आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो? हेलो, क्या आप लोग कैलकुलेशंस कर रहे हो क्या? प्रिया, विशाल? सर ट्राई कर रहे हैं। ओके करो, 2 मिनट है आप लोगों के पास। 1 मिनट 2 मिनट भी नहीं लगना चाहिए। बस मुझे आंसर बताओ, लिखना क्या होगा मैं वो बताता हूँ। जस्ट टेल मी द आंसर। कौन का दिमाग सबसे साफ है? किसका दिमाग काम कर रहा है मैं देखना चाहता हूँ। किसका दिमाग सबसे ज्यादा काम कर रहा है? कौन जल्दी जवाब देता है? দাদা बोलो। বলছি 5,000 হাউস প্রপার্টি আর 10,000 আদার সোর্স। 5,000 हाउस प्रॉपर्टी, 10,000 अदर सोर्स। सर एनुअल बताना पड़ेगा ना। आप कैलकुलेशंस कर रहे हो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम, ये सब तो हमेशा एनुअल ही होता है। तो आपको जो भी कैलकुलेट करके बताना है वो एनुअल ही बताना है। कितना एनुअल चार्ज होगा सर? टैक्स तो सरकार मंथली नहीं लेता ना, एनुअल चार्जेस लेता है सरकार। But your answer হাউস should be প্রপার্টি in annual. 60,000 House property 50, 60 60, okay. ইনকাম ফ্রম আদার সোর্সেস 1,20,000। Income from other sources 1,20,000। I think रोशनी का जवाब सही है। क्या बाकी लोगों का भी ऐसा कुछ आंसर आया है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रोशनी ने सही जवाब दिया। क्या बाकियों का कुछ ऐसा जवाब आया है सर? विशाल कुरेचीज, ऋषभ, सॉल्यूशंस देखो सर। इन दिस केस प्रिया हुआ है? प्रिया नहीं सर। देखो सर बड़ा आसान है। इन दिस केस रेंट रिसीव्ड बाय मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने कितना रेंट लिया बताओ तो मुझे। मिस्टर एक्स कितने का रेंट दिया सर? 5,000 पर मंथ का। तो 5,000 पर मंथ का रेंट दिया और वाई उसको लेट आउट किया 15,000 पे। अब मुझे इतना बताओ कि एक्स ने तो रेंट दिया 5,000 का, तो एक्स कितना रिसीव करेगा? हाउ मच अमाउंट विल रिसीव बाय द एक्स? द रिसीव इन दिस केस रेंट रिसीव बाय मिस्टर एक्स 5,000 इंटू 12, 12 महीने का, equals to 60,000 is chargeable under the head। ये मिस्टर एक्स का अपना घर है ना सर?
हाउस प्रॉपर्टी, ये एक्स के हाथ पे चार्जेबल होगा और हाउस प्रॉपर्टी हेड में चार्जेबल होगा। बट सर रेंट रिसीव्ड बाय वाई by way of subletting, rent received by Y by way of subletting कितना हो जाएगा 15,000 माइनस 5,000 ना, 5,000 का खर्चा वो कर रहा है और बदले में 15,000 का रेंट ले रहा है, तो 5,000 उसका कॉस्ट हो गया, 15,000 उसका इनकम हो गया, तो उसका नेट इफेक्ट हो जाएगा इंटू 12 करके, तो ये अमाउंट आ जाएगा सर 1,20,000 इज चार्जेबल। बट किसके हाथ में होगा? अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इन द हैंड्स ऑफ, किसके हाथ पे होगा ये 1,20,000 का टैक्सेबिलिटी? एक्स के हाथ पे और वाई के हाथ पे? वाई। बताना सर, बताना सर, क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस क्लियर है? सबलेटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है? विशाल, विशालेर आवाज पाচ্ছি না, विशाल শুনতে পাচ্ছিস তো? ঋষভ, প্রীতম, বোঝা যাচ্ছে? প্রীতি? হ্যাঁ স্যার। ओके नेक्स्ट, चलो ये चलो सर हम लोग हाउस प्रॉपर्टी का जो कुछ स्पेशल पॉइंट्स था और ओवरव्यू था, जो प्रोफार्मा था, ये सब कर डाले सर। हाउस प्रॉपर्टी का ओवरव्यू, प्रोफार्मा सब कर डाला। तब हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में एकदम इंटरनल पॉइंट में चलेंगे सर, ग्रॉस एनुअल वैल्यू वगैरह कैलकुलेट करेंगे, बहुत काम है सर। चलो पहले हम लोग जीएवी कैलकुलेशन करना सीखेंगे, उसके बाद हम लोग जीएवी के ऊपर सम्स करेंगे। ओके चलो सर, मज़ा आने वाला है। सीरियसली हाउस प्रॉपर्टी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप देखो सर। लेकिन सर कंसंट्रेट मत हिलाना, इट्स माय रिक्वेस्ट। प्लीज़ अपना दिमाग को किसी और चीज़ पे मत लेके मत जाना। हाउस प्रॉपर्टी हेडिंग कर देना ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू ये कैलकुलेशंस करना है। देखो सर मज़ा आएगा। ओके सर देखो, एक काम करो, दो जगह में हाउस प्रॉपर्टी बनाओ। थोड़ा सा दो जगह में आपको हाउस प्रॉपर्टी बनाना है। एक हाउस प्रॉपर्टी बना लो, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा करो। एक हाउस प्रॉपर्टी इधर कर ले और दूसरा एक हाउस प्रॉपर्टी इधर कर लो। एक हाउस प्रॉपर्टी इधर, एक हाउस प्रॉपर्टी इधर। हाउस प्रॉपर्टी दोनों बन गया सर हमारा। सर अभी आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि कौन सा हाउस प्रॉपर्टी कहाँ का है। सर ये हाउस प्रॉपर्टी मैं चाहता हूँ कि ये आप बना दो, ये केष्टपुर बना लो सर। मैं रहता हूँ इधर, ये केष्टपुर है, ठीक है। और ये मेरे घर के बगल में एक दूसरा टाउनशिप है सर केष्टपुर का, बस थोड़ा सा 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस। एक कैनल आता है और क्या मिलता है, सॉल्ट लेक, है ना सर। आता है ना, केष्टपुर के बगल में ही है सॉल्ट लेक।
तो एक हाउस प्रॉपर्टी सॉल्ट लेक का है, एक हाउस प्रॉपर्टी केष्टपुर का है। तो आप लोग मुझे बताना कि म्यूनिसिपल वैल्यू अगर मैं दोनों का अलग अलग कैलकुलेशंस करूं, सब रुपीज इन 1000 करते हैं ना, रुपीज इन 1000 है, तो मैं सिर्फ यहाँ पर छोटा वैल्यू का लिखूंगा, ठीक है। इसका 70 कर लो, इसका 75 कर लो, स्टैंडर्ड रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट 80 कर लो। अच्छा, एक कॉमन सेंस से क्या लगता है, क्या केष्टपुर से सॉल्ट लेक वाला वैल्यूएशन ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, तो ज्यादा कर लेना सर। म्यूनिसिपल वैल्यू इसका 80 कर लेते हैं, इसका फेयर रेंट 85 कर लो, और इसका स्टैंडर्ड रेंट 82 कर लो, ठीक है। तो बेसिकली ये हाउस प्रॉपर्टी केस में ये तीनों चीज ही होता है। म्यूनिसिपल वैल्यू होगा, एक फेयर रेंट होगा और एक स्टैंडर्ड रेंट होगा, ठीक है। अब म्यूनिसिपली अपना वैल्यू देता है, फिर एक फेयर वैल्यू मार्केट में रहता है, और एक स्टैंडर्ड वैल्यू पेमेंट किया जाता है डिपेंडिंग ऑन दी बिल्डिंग टू बिल्डिंग, प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी। अब ये रहा सॉल्ट लेक वाला, ये रहा आपका केष्टपुर वाला। अब सॉल्ट लेक आ जाता है आपका, दोनों बीएमसी का पार्ट है। मजा का बात यह है से विधाननगर म्यूनिसिपल का, दोनों पार्टी विधाननगर म्यूनिसिपल का है ना सर। मतलब ये दोनों का दोनों एरिया सेम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर। केष्टपुर पहले राजारहाट गोपालपुर के अंदर आता था, बट फिलहाल ये भी बीएमसी है। बीएमसी इन द सेंस विधाननगर म्यूनिसिपल, ठीक है सर। तो दोनों एरिया विधाननगर का है, बट दोनों का एज पर दी बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर का दाम होता है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज वाइज सॉल्ट लेक बेटर कंडीशंस पे है, दैट्स व्हाई सॉल्ट लेक का वैल्यूएशंस और केष्टपुर के वैल्यूएशंस में मैंने थोड़ा फर्क करवाया। अब सर फर्क से क्यों, फर्क से क्या मालूम पड़ेगा? अगर आप समझ के कर रहे हो तो उस फर्क से बहुत कुछ मालूम पड़ेगा। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेशन करने के टाइम पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हम क्या सिखाते हैं कि हमें बताते हैं कि भाई आप पहले स्टेप 1 कैलकुलेट करो। 3 स्टेप में बनेगा सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन। स्टेप 1 का एक नाम भी रखा है, नाम प्यार से रखा आरईआर। आरईआर का मतलब है सर रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। स्टेप 1 का नाम क्या रखा? आरईआर, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। बड़ा सिंपल समझो, बड़ा सिंपल समझो। सरकार का कहना है कि एक रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट होना चाहिए जो स्टेप 1 में होना चाहिए। अब इस रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट या आरईआर को या स्टेप 1 को कंपेयर विथ म्यूनिसिपल वैल्यू, नहीं सॉरी, आरईआर का कैलकुलेशन कैसे होगा? सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया होगा। सबसे पहले क्या करना चाहिए, लिखो यहाँ पर कंपेयर। मैं आपको आप पहले इसको लिखो, फिर प्रैक्टिस करके समझ में और आ जाएगा। कंपेयर म्यूनिसिपल वैल्यू विथ फेयर रेंट, FR/MB। ओके, कंपेयर म्यूनिसिपल वैल्यू MB विथ फेयर रेंट FR। टिक हायर, जो ज्यादा होगा बट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट SR। बट अगर स्टैंडर्ड रेट कम होगा तो वो अमाउंट आएगा। मैं आपको अभी सिखाता हूँ सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट का मतलब क्या है, मैं आपको अभी बताता हूँ। ये देखो म्यूनिसिपल वैल्यू क्या है 70, फेयर रेंट कितना है 75। दोनों में से कौन सा लेना चाहिए? टेक हायर। 70-75 में हायर क्या है? 75। 70-75 में हायर है 75। 70-75 में हायर है 75, बट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। मतलब
70-75 में हायर 75 एंड स्टैंडर्ड रेट हायर ज़्यादा है, तो फिर आपको मिनिमम लेना चाहिए। सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेट मतलब इन दोनों में से जो हायर होगा और उसमें से स्टैंडर्ड रेट को कंपेयर करना है, फिर जो लोअर होगा। ठीक है, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेट मतलब कि 70-75 में जो हायर कौन सा है 75, 75-80 में लोअर कौन सा है 75-80 में लोअर कौन सा है 75। तो वो होगा आपका आरियर। तो स्टेप 1 में अगर मैं आपको केष्टपुर में लेके चलूं, तो केष्टपुर का तो मेरा केष्टपुर वाला घर का जो आरियर होने वाला है वो आपका हो रहा है 75 का। समझ में आया ना, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेट का यही मतलब होता है। तो अभी फिलहाल आप लोग मुझे बता जरूर पाओगे सर कि सॉल्ट लेक वाला घर का आरियर क्या हो जाएगा 82। 85 में हायर कौन सा 85 और 85-82 सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेट में लोअर कौन सा 82। ठीक है, तो 85-82 में 82 लोअर है तो 82 हो जाएगा। देखो सर, हमेशा ऐसा नहीं कि 75 मैंने इसे यहाँ पर बिठा दिया तो 75 हो जाएगा, जो लोअर होगा वो होता है। आप समझ रहे हो ना, जो लोअर होगा वो। तो यहाँ पर इसका आरियर सॉल्ट लेक वाला घर का आरियर हो गया 82। प्लीज बताना सर स्टेप 1 का कैलकुलेशन समझ में आया। केष्टपुर और सॉल्ट लेक वाला घर का स्टेप 1 मतलब रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट क्या होना चाहिए एज पर हाउस प्रॉपर्टी सिस्टम, समझ में आया सर? हाँ सर। ओके, सर अगर स्टेप 1 समझ में आ गया तो कुछ और पॉइंट्स इसके साथ जोड़ना है, फिर स्टेप 2 में भी जाना है। बट बिफोर वी प्रोसीड टू स्टेप 2 एक एजम्पशंस क्रिएट कर लेना चाहिए। तो चलो एक एजम्पशंस क्रिएट कर, एक दूसरा घर बनाते हैं। एजम्पशंस मतलब सर एक अनदर एग्जांपल टाइप में मान सकते हो। एग्जांपल मतलब इस एग्जांपल को प्रोजेक्ट की तरह लेते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है। ठीक है, तो मैं प्रोजेक्ट की तरह लेके आगे बढ़ूंगा। तो प्रोजेक्ट कुछ ऐसा है, फिर से एक छोटा सा घर बनाना। ये थोड़ा अलग टाइप का, थोड़ा गोल घर बनाऊंगा। ऐसा घर ना किसी ने कभी सोचा होगा। इग्लू घर है, ये एक घर है। ये घर ज्यादा कम दिख रहा है सर, कोई बात नहीं। ये जो घर है, इस घर में चलो एक गेट बना लेते हैं तो आपको घर जैसा दिखेगा। ठीक है, ये जो घर है, ऐसा घर में हम लोग उलट पलट खा जाएंगे रहना मुश्किल हो जाएगा। इस घर का म्युनिसिपल वैल्यू क्या है? ये घर का म्युनिसिपल वैल्यू 75। ओके, इसका फेयर रेंट 80, इसका स्टैंडर्ड रेंट 90। अच्छा, अगर इतना तक कर लिए तो फिर स्टेप 1 क्या होगा बता दोगे क्या? 80। स्टेप 1 का दूसरा नाम आरईआर। 75 और 80 में हायर कौन सा 80, 80 और स्टैंडर्ड रेट में लोअर कौन सा 80। तो इस घर का स्टेप 1 हो गया 80। हम लोगों को कैलकुलेट करना है स्टेप 2, बट हमको पता नहीं है कि स्टेप 2 कैसे कैलकुलेट करना होता है। इसका नाम है ARR। ARR का मतलब होता है, ARR का मतलब होता है एक्चुअल रेंट received or receivable। अब ये एक्चुअल रेंट रिसीव और रिसीवेबल क्या होता, ये आपको मैं समझाता हूँ। जस्ट इसी एग्जांपल के साथ ही चलना है, एकदम घबराने का बात नहीं है सर, सिंपल पॉइंट्स है। चलो सर एग्जांपल, ये प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट में मैं एक कॉन्सेप्ट फॉर्म करता हूँ। मान के चलते हैं आपका
एनुअल रेंट, सर मान के चलते हैं घर का भाड़ा है 8000 करके, तो अगर 8000 करके पर मंथ का भाड़ा है तो 12 महीने का भाड़ा कितना हो जाएगा, प्लीज बताइएगा। सर 96,000। अच्छा, घर में कोई अनरियलाइज रेंट नहीं है। यू रेंट का मतलब है, यू आर बोलते हैं इसको, अनरियलाइज्ड मतलब आपको मिलना है पर आपको मिला नहीं है, आपको मिलना है रेंट बट आपको मिला नहीं है, घर भाड़ा बाकी है सर। ऐसा तो हो ही सकता है घर भाड़ा बाकी है, ऐसा बहुत केसेस होता है जिसमें टेनेंट घर का भाड़ा बाकी रखता है। तो अगर ऐसा केसेस होता है तो घर का भाड़ा आपका अगर बाकी है बाई चांस, तो उसको आप क्या बोलोगे, नॉर्मल एकदम रियल लाइफ में ऐसा बहुत होता है। तो यू रेंट या अनरियलाइज रेंट आपका इस कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है, मैं मान के चल रहा हूँ करेंटली कुछ नहीं है, बट हो सकता है। आपका घर वैकेंसी भी रह सकता है ना, क्या सर घर होगा तो क्या सारा का सारा साल भर आपका घर भाड़ा पे रहेगा? आप ये ऐसा होना जरूरी है कि आपका घर हमेशा भाड़े पे रहेगा, कभी वैकेंट नहीं हो सकता। हेलो, तो आपका घर वैकेंसी भी रह सकता है। तो अगर आपका घर वैकेंट है, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर मान रहा हूँ कि आपका घर में वैकेंसी कुछ नहीं है, सारा साल ही आपका घर भाड़े पे रहा है, तो इन दैट केस आपका एक्चुअल रेंट कितना हो गया? एनुअल रेंट 96,000 है, अनरियलाइज्ड रेंट नील है, वैकेंसी भी नील है, एक्चुअल रेंट क्या होगा सर, प्लीज बताना, कोई तो बताओ। 96,000। अगर अनरियलाइज्ड और वैकेंसी होता तो वो माइनस हो जाता, अगर अनरियलाइज्ड और वैकेंसी होता तो माइनस हो जाता, तब मेरा एक्चुअल रेंट ऑब्वियसली एनुअल रेंट से कम होता। क्या ये बात सही है? अगर मेरा अनरियलाइज्ड होता, वैकेंसी रहता घर पे, तो क्या मेरा एनुअल और एक्चुअल सेम होता क्या? कभी नहीं ना। यस और नो प्लीज बताना। यस सर। तो 96,000 हो गया करेंटली आपका एक्चुअल रेंट, बट अगर ये सब होता तो लेस करके आप एक्चुअल बताते ना। अभी भी मैंने यहाँ पर ARR पुट नहीं करूंगा, बिकॉज एक्चुअल रेंट निकालते ही आप ARR पुट मत कर देना, आपको एक शर्त फुलफिल करना है। तो स्टेप 2 का डिटेल्स लिखना, फिर इस आंसर का जवाब देना। ये आंसर आपको पुट करना है, बट इससे पहले आप एक स्टेप को पुट डाउन करो, उसको लिखो, फिर आप स्टेप 2 को बताना। चलो सर लिखो स्टेप 2। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, यही होता है ARR का फुल फॉर्म। स्टेप 2 का दूसरा नाम ARR है। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इज, अच्छा यहां पर लिखते ना, इफ मोर देन स्टेप 1, मोर देन स्टेप 1। स्टेप 2 एप्लीकेबल। एकदम कॉन्सेप्ट से हटना नहीं है सर, बहुत ही आसान है। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इज मोर देन स्टेप 1, स्टेप 2 एप्लीकेबल। अगर स्टेप 1 से ARR ज्यादा हो तो स्टेप 2 आ जाता है, या फिर हम इसको ब्रैकेट में ऐसा भी बोल लिख के रखो, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं, ARR इज स्टेप 2। मतलब स्टेप 2 होगा तो ARR ही होगा, बट तभी स्टेप 2 आता है, एप्लीकेबिलिटी तब बनता है जब वो स्टेप 1 से ज्यादा हो। ARR इज मतलब ARR इक्वल्स टू स्टेप 2, बट ARR का एप्लीकेबिलिटी पे सवाल आता है कि ARR का एप्लीकेबिलिटी मतलब स्टेप 2 का एप्लीकेबिलिटी तब होता है
जब वो स्टेप 1 से ज्यादा होता है। अगर वो ज्यादा नहीं होगा तो स्टेप 2 नहीं आएगा। पैरा चेंज करके लिखना यहाँ पर, इफ actual rent received or receivable is less than step 1, step 2 मतलब ARR not applicable। तो मैं आपको फिर से बताता हूं स्टेप 2 का पॉइंट्स। इफ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इज मोर देन स्टेप 1, स्टेप 2 आता है, मतलब ARR इक्वल्स टू ही स्टेप 2 होगा ऑलवेज, बट स्टेप 1 से ज्यादा होगा तभी वो आएगा। इफ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इज लेस देन स्टेप 1, स्टेप 2 एप्लीकेबल नहीं होता है। इसका एक मैथमेटिकल इक्वेशंस बना लो ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ARR मतलब एक्चुअल एंड रिसीव्ड और रिसीवेबल ग्रेटर देन इक्वल्स टू RER रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, मतलब स्टेप 1 इक्वल्स टू स्टेप 2। मतलब ARR जब RER से ज्यादा हो तब हाउस प्रॉपर्टी का स्टेप 2 कैलकुलेशन होता है, और स्टेप 2 का मतलब है ARR। या फिर आप ऐसा लिख के रखो, ARR लेस देन RER, अगर एक्चुअल एंड रिसीव और रिसीवेबल RER से कम है तो आप लिख के रखो स्टेप 2 नॉट एप्लीकेबल। या फिर आप ऐसे लिख के रख सकते हो, ARR कैसे मिलते हैं, एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट माइनस वैकेंसी, तो आपको मिल जाएगा ARR। ER का मतलब होता है अनरियलाइज्ड। अब बताओ तो यहाँ का स्टेप 2 क्या होगा? 96 होगा ना, क्योंकि स्टेप 1 से 96 ज्यादा है। हेलो, क्या स्टेप 1 से 96 ज्यादा है? स्टेप 1 80 है, ये 96,000 है। ये सब रुपीज इन थाउजेंड चल रहा है ना। है ना बेशी 96। तो 96 ज्यादा है तो इसलिए स्टेप 2 आएगा, इसीलिए स्टेप 2 आएगा। अगर ये कम होता ना तो स्टेप 2 एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब स्टेप 2 में ARR आएगा तभी आएगा जब वो स्टेप 1 से ज्यादा होगा ना, नहीं तो उसको कैलकुलेशंस नहीं किया जाता है, मतलब पुट डाउन नहीं होगा उसका। ARR कैलकुलेशंस हो जाएगा, बट स्टेप 2 में आने के लिए उसको स्टेप 1 से ज्यादा होना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? क्या बात समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट है तो पूछ लो सर, कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर सम्स करेंगे तो वहां पर और क्लियर हो जाएगा। एनी डाउट प्लीज आस्क, या फिर मैं क्या सामने चल, क्लियर है ना? ओके सर, नेक्स्ट। तो ये थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बोल के रखा, इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। अब क्या करना है, एग्जाम्पल फॉर स्टेप 3। एग्जाम्पल फॉर स्टेप 3 लिखना प्लीज।
जो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर फॉर्म किए थे ना, ये वाला, ये इसी एग्जाम्पल को लेते हुए जा रहे हैं, ठीक है, एनुअल रेंट 96,000 वाला, ठीक है। बस थोड़ा इसी में क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। ओके, ये जो एजम्पशंस एंड एग्जाम्पल्स चल रहा था, इसी एजम्पशन एंड एग्जाम्पल्स के साथ चलेंगे, बट थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ चलेंगे। एनुअल रेंट 96,000, 8,000 इंटू 12। अच्छा, वैकेंसी 3 मंथ है, लॉस ड्यू टू वैकेंसी कितना हो जाएगा? अगर वैकेंसी 3 मंथ का है तो लॉस ड्यू टू वैकेंसी कितने का हो जाएगा? कोई तो बताए। 24,000। 4,000। ठीक है, थैंक यू। 24,000 ये रहेगा आपका लॉस ड्यू टू वैकेंसी। अनरियलाइज्ड में यहाँ पर ले नहीं रहा हूँ, ठीक है, जानबूझ के स्किप कर रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो 96 से अगर 24,000 चला जाए तो कितना होता है सर? $72,000। इसको क्या कहेंगे? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, ARR। अब एक चीज पॉइंट देखना सर, ये जो 72,000 हम लोग यहाँ कैलकुलेशंस किए, बिकॉज इस यहाँ पर क्या है, लॉस ड्यू टू वैकेंसी है। ये 72,000 में क्या है, लॉस ड्यू टू वैकेंसी के कारण ये मेरा ARR जो है 72,000 हो गया। अगर मैं आपको यहाँ पर लेके चलूँ कि अगर ये सिमिलरली ये भी 72,000 होता, अगर ये भी 72,000 होता, तो क्या ये स्टेप 2 में 72 आता? हेलो, अगर ये अमाउंट, मतलब ये वैकेंसी के लिए जो लॉस है हमारा, दैट इज 24,000 का लॉस, अगर मेरा यहाँ पर आता, 24,000 का लॉस अगर यहाँ आता, तो ये अमाउंट 72,000 हो जाता। तो अगर ये 72,000 हो जाता, तो क्या ARR 72,000 यहाँ पर स्टेप 2 में आता? ना, बिकॉज स्टेप 2 में आने के लिए आपको स्टेप 1 से ज्यादा होना पड़ेगा। यस और नो? स्टेप 2 में आने के लिए आपको स्टेप 1 से ज्यादा होना पड़ेगा, लेकिन स्टेप 2 अगर कम है, मतलब सॉरी, अगर ARR का एक्चुअल रेंट कम है, तो स्टेप 2 नहीं आएगा। और जब वैकेंसी के कारण ऐसा होता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये इफ वाला कंडीशन है। जब वैकेंसी के कारण ऐसा होता है, जैसे यहाँ पर केस हुआ है सर, जब वैकेंसी के कारण, ड्यू टू वैकेंसी, वैकेंसी के कारण आपका लॉस हुआ है 24,000 का, और उसके कारण आपका एक्चुअल रेंट 72,000 हो चुका है। तो ड्यू टू वैकेंसी जब आपका लॉस होता है और आपका एक्चुअल रेंट स्टेप 1 से कम आ जाता है, स्टेप 2 नॉट एप्लीकेबल हो जाते हैं, और वहीं पर पिक्चर में स्टेप 3 आ जाता है सर। तो हम फिर से वही एग्जांपल को फॉर्म करते हैं जो एग्जांपल चल रहा था। तो इन दिस एग्जांपल स्टेप 1 क्या है आपका? स्टेप 1 आपने कैलकुलेशंस किया सर, अभी कितने का था? 80 का था। तो स्टेप 1 80 है। स्टेप 2 क्या होगा सर? स्टेप 2 कुछ नहीं होगा, बिकॉज 72,000 इज लेस देन स्टेप 1। 72,000 स्टेप 1 से लो है ना, तो स्टेप 2 यहाँ पर नहीं आएगा। क्या आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हो? স্টেপ 1 টা 80 ধরলে কেন 72 হবে তো?
क्यों? ये वाला तो यही सम्स पे चल रहे हैं, बस इस फर्स्ट केस पे अनरियलाइज्ड वैकेंसी नहीं था, इस केस में मैंने वैकेंसी लेके रखा, यही वाला चल रहा है, यही सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है। स्टेप वन क्या निकाले थे हम लोग? स्टेप वन तो 80 निकाला था, अरे इसी पैटर्न पे चल रहा है, बस पहला केस में क्या था, ये केस वन था, केस वन पे क्या था, अनरियलाइज्ड और वैकेंसी नहीं था, पर केस टू पे क्या है, मैंने वैकेंसी लिया। আচ্ছা তাহলে আসবে না। स्टेप टू नॉट एप्लीकेबल है। और यार एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब वैकेंसी के कारण स्टेप टू नहीं आता है ना, वैकेंसी के कारण जब स्टेप टू नहीं आता है तब स्टेप थ्री जरूर आता है। तो स्टेप थ्री क्या हो जाएगा? स्टेप थ्री क्या हो जाएगा? 76 या 72? 72। ओके, एक पॉइंट पहले लिख ले, उसके बाद लिखना। इसका जवाब अभी तक मैंने दिया नहीं, पहले स्टेप थ्री का रूल्स। सर 96 হবে তো? क्यों? रूल्स लिख ले, रूल्स लिख ले, उसके बाद जवाब देना। हड़बड़ी नहीं करना है सर, एकदम हड़बड़ी नहीं करना है। Step 3. If actual rent received or receivable if actual rent received or receivable is less than step 1, step 2 not applicable. But if such a decline is due to vacancy, not by any other factor, then step 3 comes into the picture. Then step 3 comes into the picture. FAQ बना ले, frequently asked question. How to compute step 3? Compare annual rent with step 1. Take higher and deduct loss due to vacancy. How to compute step 3? Compare annual rent with step 1, take higher and deduct loss due to vacancy. ठीक है, अब देखो तो स्टेप 3 क्या बताता है
If actual rent received or receivable, that is ARR, is less than step 1, that is RER. Okay. पहला केस में क्या है? If actual rent received or receivable क्या है? ARR है. If ARR is the less than step 1, मतलब RER, step 2 not applicable, मतलब ARR applicable होता नहीं है. But if such a decline is due to vacancy, then not by any other factor, then step 3 comes into the picture. तो फिर कैसे करना है स्टेप 3 का कैलकुलेशन? आपको एनुअल रेंट को कंपेयर करना है स्टेप 1 के साथ. कंपेयर एनुअल रेंट विद स्टेप 1, टेक हायर एंड डिडक्ट लॉस ड्यू टू वैकेंसी. अब बताओ स्टेप 3 क्या होगा? 72,000. कंपेयर एनुअल रेंट विद स्टेप 1. कंपेयर एनुअल रेंट विद स्टेप 1. कौन हायर है सर, प्लीज बताना. 96,000. 96 हायर है. ये हो गया आपका हायर. इससे क्या करना है? डिडक्ट लॉस ड्यू टू वैकेंसी. कितना है? 24,000. तो स्टेप 3 में क्या आ जाएगा? 72,000. ऑलवेज फॉलो दिस पैटर्न सर. ऑलवेज फॉलो दिस पैटर्न. ठीक है, ऐसा ही आपको स्टेप 3 कैलकुलेट करना है. समझ में आया कि नहीं आया बताना प्लीज. हेलो सर. अगर मन में जो भी कंफ्यूजन चल रहा है ना, 2-3 प्रैक्टिकल करने से ही क्लियर हो जाएगा. बस फिलहाल मुझे बताना कि जहां तक रूल्स का बात है, क्या रूल समझ में आ रहा है? हेलो प्रीति, रोशनी, प्रिया. हाँ सर. है दादा. ठीक है, नेक्स्ट चलो सर. स्टेप 3 का एक अनदर रूल है. अनदर रूल ऑफ स्टेप 3 कब एप्लीकेबल होता है? इफ देयर इज UR, मतलब अनरियलाइज्ड रेंट विथ वैकेंसी. देन क्या करना है? फर्स्ट UR मतलब अनरियलाइज्ड रेंट will deduct from annual rent. And then balancing amount compare with step 1, take higher and deduct loss due to vacancy. फिर से समझाता हूं आपको. इफ देयर इज अनरियलाइज्ड रेंट विद वैकेंसी, अगर रियलाइज भी आ जाता है, जैसे हमारे इस केस में हम लोग वैकेंसी लिया बट अनरियलाइज नहीं लिया. अगर अनरियलाइज भी होता तो करना क्या होता है? इफ देयर इज अनरियलाइज्ड रेंट विद वैकेंसी, देन फर्स्ट क्या करना है? अनरियलाइज को डिडक्ट कर देना है एनुअल से. मतलब आपका जो 96 का एनुअल था, 96 का जो एनुअल था, यहाँ से पहले अनरियलाइज को हटाओ,
फिर अनरियलाइज्ड को हटाने के बाद जो भी अमाउंट आता है बैलेंसिंग, उसको स्टेप 1 के साथ कंपेयर करो। फिर जो हाईएस्ट आएगा अनरियलाइज्ड को हटाने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उसके साथ स्टेप 1 को कंपेयर करो। फिर जो हाईएस्ट आएगा वहां से लॉस ड्यू टू वैकेंसी को लेस करो और वो हो जाएगा आपका स्टेप 3। ये होगा आपका स्टेप 3 का अनदर कैलकुलेशन जब अनरियलाइज्ड रहता है तब। अब सर मन में सवाल आ रहा है, सर प्रैक्टिकली कुछ देखते तो और थोड़ा क्लियर हो जाता। चलो सर, बस आपका वही इच्छा मैं पूरा करने का कोशिश करूंगा। एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और ये सारा का सारा खेल जीएवी का क्लियर करते हैं और बाकी होमवर्क देते हैं। लेकिन होमवर्क से पहले अभी मेरे साथ सॉल्व करना, अभी करना है। पहले थोड़ा मेरे साथ क्वेश्चंस को लिख लो एक बार। हेलो सर, पहले थोड़ा क्वेश्चंस को लिख लेना। Example of GAV calculations. तो पहले सिंपल करो, एक पर्टिकुलर बनाना, पांच घर बना लेना। कितना घर है? एक Y Z A B। मैं सारा का सारा एक साथ दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लिया जीवी का। सब रुपीज इन 1000 मान के चल सकते हो आप लोग, ठीक है? जैसा दिया हुआ है आप वैसे सॉल्व करना। पर्टिकुलर XYZ AB, पर्टिकुलर में MB means municipal value, fair rent, standard rent, अच्छा इसको मैं एनुअल लिखूंगा, नहीं तो क्या ना एनुअल और एक्चुअल में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए एनुअली लिखना बात को, एनुअल रेंट। ओके, एनुअल रेंट। फिर लिखना वैकेंसी एंड फिर लिखना अनरियलाइज्ड रेंट, ठीक है? अनरियलाइज्ड रेंट। तो म्यूनिसिपल वैल्यू क्या है? पहले मैं x का बताता हूं, फिर y का, फिर z का, फिर a का, फिर b का, ऐसा करके क्वेश्चन लिखना। 140, 145, 142, 168, वैकेंसी हाफ, अनरियलाइज्ड 14, 180, 185, 175, 168, 142, again 180, 185, 175, 168, 140, 145, 142, 168, 370, 231, 262, 241, 252, 542।
करना क्या है सर, जीएबी कैलकुलेट करना है। ये रहा आपका क्वेश्चन। 5 घर है, पांचों घर का ये सब आपको दे दिया, म्यूनिसिपल वैल्यू दे दिया, फेयर रेंट दे दिया, स्टैंडर्ड रेंट दे दिया, एनुअल रेंट दे दिया, वैकेंसी भी दे दिया, अनरियलाइज्ड भी दे दिया। मैं सारा का सारा जो जो हो सकता है सब दे दिया जीएबी कैलकुलेशंस के लिए। ये सबसे टफ वाला जीएबी कैलकुलेशंस है। इसके बाद मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जो इससे इजी वाला है, प्लीज उसको कर लेना घर पे। अच्छा, सबसे पहले आपको करना क्या है, आप एक काम करो, जीएबी कैलकुलेशंस का एक इजी तरीका समझाता हूँ। सबसे पहले ना, जब सारा का सारा इंफॉर्मेशन एक साथ रहेगा, मतलब अनरियलाइज्ड, वैकेंसी, एनुअल सब रहेगा, तो सबसे पहले ना अब लॉस कैलकुलेट करना। सबसे पहले लॉस कैलकुलेट करना, हर एक घर का लॉस कैलकुलेट करना चालू कर दो। उसके बाद अब एक्चुअल कैलकुलेट करना कि एक्चुअल रेंट क्या है, दैट मींस एआरआर। फिर आप स्टेप 1 कैलकुलेट करना, आफ्टर दैट स्टेप 2, फिर आता है स्टेप 3, उसके बाद आता है आपका जीएबी। ठीक है, तो क्या आप लोग बताओगे कि मुझे इस पर्टिकुलर एक्स का लॉस कितना होगा? 7। प्रीति का जवाब है एक्स का लॉस है 7। कैसे कैलकुलेट किया प्रीति? प्रीति कैलकुलेशंस कैसे किया लॉस का 7? बता। बोलছি। वैकेंसी हाफ আছে, वैकेंसी हाफ है, अनरियलाइज्ड रेंटটা 14, अनरियलाइज्ड है 14, আর ওয়ান সিক্সটি এইট অ্যানুয়াল রেন্টটা আছে ওটা 12 দিয়ে ডিভাইড করে 14 এসেছে, ওটার হাফ। फिर अनरियलाइज्ड का क्या काम रहा इधर? नहीं है प्रीति, एनुअल रेट 168 है। तो जिनको समझ में नहीं आ रहा है प्लीज ध्यान से सुनना बात। एनुअल रेंट मेरा कितना है? 168 है। वैकेंसी हाफ मंथ बोला है एक्स का, एक्स घर का हाफ मंथ बोला है। तो अगर वैकेंसी हाफ मंथ का है और एनुअल रेट 168 का है तो मंथली रेंट कितना हो गया? प्लीज टेल मी। 168 का डिवाइडेड बाई 12 करना, 168 डिवाइडेड बाई 12, हाँ 14 होता है। इसका डिवाइडेड बाई 12 करने से 14 होता है, और 14 का एक महीने का भाड़ा कितना हो गया? 14। तो फिर हाफ मंथ का वैकेंसी है, तो फिर हाफ मंथ का भाड़ा कितना होगा? 7। और जितना आपका वैकेंसी है वही आपका लॉस है। अनरियलाइज को आप थोड़ी ना लॉस बोल सकते हो, आज नहीं तो कल मिल भी सकता है अनरियलाइज्ड। ठीक है, तो आपका लॉस कितना हो गया? 7। वाई का बात करें, वाई का लॉस बोले, प्रिया समझ में आ रहा है? प्रिया, रोशनी, विशाल, मौसमी कहाँ चला गया? एक्स का लॉस 7 है, वाई का लॉस कितना है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ऋषभ बोल।
इसका लॉस है 14 होगा 14। Z का लॉस कितना होगा? 14 14 वेरी गुड सर। A का लॉस, 42 42 B का लॉस। 105 कोई है जिसको समझ में नहीं आया ये कैलकुलेशंस? अगर है तो अभी बताओ प्लीज। अगर फोन में बात नहीं हो रहा है ऑनलाइन पे तो फिर मुझे व्हाट्सएप में बताओ। किसी को कोई क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे? विशाल, एनी डाउट? हाफ मीन्स 15 डेज। विशाल, हाफ मीन्स 15 डेज। यहाँ हाफ का मतलब है हाफ मंथ। ओके अब देखो एक्स वाई जेड ए बी का लॉस कैलकुलेशन हो गया। एक्चुअल रेंट क्या होगा बताओ? ARR बताओ, ARR। ARR क्या हो जाएगा? एक्चुअल रेंट कैसे मिलेगा? सर 147 147 सर। एनुअल रेंट 168 है। एक करो बाकी अपने आप हो जाएगा। एनुअल रेंट से वैकेंसी का अमाउंट हटाओ जो आप लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेशन करके रखा 7 वाला, और अनरियलाइज्ड भी हटाओ। तो 168 से 7 को हटाना है और अनरियलाइज्ड को हटाना है। देखो तो कितना आता है? 147 168 माइनस 7 माइनस 14, 147। बोलो, एक्चुअल रेंट क्लियर है ना? एनुअल से वैकेंसी और अनरियलाइज्ड को हटाना है जो हम लोगों ने पहले भी क्वेश्चंस पे कर रहा था। यहाँ पर भी हम लोगों ने दिखाया था एक्चुअल को पाने का क्या सिस्टम है। एनुअल से अनरियलाइज्ड वैकेंसी को हटाना है। ठीक है, तो अनरियलाइज्ड वैकेंसी हमने यहाँ पर हटा दिया, 147 में मिल गया। वाई का बताना प्लीज। 112 112 वेरी गुड। जेड का 153 153 ए का 56 बी का 105 वेरी गुड सर। सर अब स्टेप 1 बताना है आप लोगों को। स्टेप 1 कैलकुलेशन करके बताओ क्या करोगे। MB FR SR तीनों डेटा है आपके पास। ठीक है, बहुत केस में ऐसा होता है क्वेश्चंस पे जब करोगे ना तो जैसे कि म्यूनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है बाकी कुछ नहीं है तो फिर वही हो जाएगा स्टेप 1। कॉमन सेंस लगाना। कभी ऐसा देखना कि फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, सॉरी म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दिया हुआ है तो जो हायर है उसको ले लेना, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट नहीं है तो जो है वही है। ठीक है, तो इसमें तो तीनों का तीनों दिया हुआ है। तो MB FR SR क्या होगा? इस दोनों में से जो हाईएस्ट है और सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट क्या हो जाएगा? 142 स्टेप 1 हो जाएगा 142। बाकी बताना प्लीज स्टेप 1 का। 175 175 142 241 175 175 142 241 241 वेरी गुड सर। नेक्स्ट स्टेप 2 करना है, मैं नेक्स्ट पेज में कर रहा हूँ। एंड तक सुनना सर। स्टेप 2 स्टेप 2 क्या हो जाएगा? X Y Z A B। स्टेप 2 मतलब क्या है? AR मतलब आपको ये देखना है कि ये जो ARR एक्चुअल रेंट आपने यहाँ कैलकुलेशन किया था ये ARR अगर स्टेप 1 से ज्यादा है तो स्टेप 2 आएगा, है ना? ये अगर स्टेप 1 से ज्यादा है तो आपका स्टेप 2 आएगा, अगर ये कम है तो नहीं आएगा। तो बोलो X में क्या होगा? स्टेप 2 आएगा या नहीं आएगा? 147 होगा। इसमें 147 होगा, बट Y Z A B में हवे ना, नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल बिकॉज एक्स वाई जेड ए बी में देखो 112 153 156 105 सारा का सारा स्टेप 1 से कम है, सारा का सारा
स्टेप 1 ज्यादा है, स्टेप ARR कम है। दैट्स वाई इसके केस में ये नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा, NA। ओके, अब स्टेप 2 हो गया। अब देखना पड़ेगा कि भाई जिस केस में स्टेप 2 नहीं आया तो इसका मतलब वहां स्टेप 3 जरूर आएगा। जहां स्टेप 2 आ जाता है ना वहां स्टेप 3 नहीं आता, स्टेप 2 नहीं आता है, प्लीज समझना। जहां स्टेप 2 आ जाएगा वहां स्टेप 3 नहीं आएगा। जहां स्टेप 2 नहीं आया है वहां स्टेप 3 आना पड़ेगा, बिकॉज वैकेंसी है ना सर सम्स में, इसलिए आपका कैलकुलेशन जारी है सर। और कैलकुलेशंस में आपका स्टेप 3 क्या हो जाएगा, एक्स के केस में नॉट एप्लीकेबल ना सर, बिकॉज इसमें स्टेप 2 आ चुका है। अब स्टेप 3 का कैलकुलेशंस क्या करोगे, एनुअल रेंट को कंपेयर करना है। अच्छा, एक्स में तो नहीं होगा, वाई में देखो, एनुअल रेंट को कंपेयर करना है किसके साथ, फिर से रीड करो, देखो FAQ, देखो FAQ, हाउ टू कंप्यूट स्टेप 3, कंपेयर एनुअल रेंट विद स्टेप 1, टेक हायर एंड डिडक्ट लॉस ड्यू टू वैकेंसी। बट यहाँ पर तो अनरियलाइज्ड भी है, तो फिर क्या करना है, इफ देयर इज अनरियलाइज्ड, पहले फर्स्ट अनरियलाइज्ड को डिडक्ट करना है एनुअल रेंट से, तो फिर अनरियलाइज्ड 42 को एनुअल रेंट से डिडक्ट करो। मतलब पहले क्या करना है, मैं वाई का बता रहा हूँ, आप लोग बाकी का करना। 168 से पहले आप अनरियलाइज्ड को लेस करो, जो अमाउंट आएगा उसके साथ स्टेप 1 को कंपेयर करो, हायर को लेना और वहां से लॉस ड्यू टू वैकेंसी को लेस करो। 168 से 142 चला जाएगा तो आता है 126, फिर 126 से कंपेयर करना है स्टेप 1 को। स्टेप 1 क्या है, 112, हायर कौन सा है 126, यहाँ से लॉस ड्यू टू वैकेंसी कितना है 14, तो 126 से अगर आप 14 को हटाते हो तो आता है 112। क्या हुआ, मेरा नहीं आया, 168 से 42 जाएगा ना सर 1112 भी আসবে ना, तो 161 আসছে দাদা। 161 नहीं आएगा, मेरा भी 112 आ रहा है। 168 से लेस करना है अनरियलाइज्ड को, अनरियलाइज्ड कितना है 42, 126 के साथ स्टेप 1, वो सॉरी मैंने गलत, अरे 126 और स्टेप 1 में स्टेप 1 कितना है 175 है। अब 175 से 14 को हटाओ, 161 हाँ 161, नहीं मैं गलत था, तो ये हो गया आपका 161। सिमिलरली बाकी कुछ बताओ, ZAB का, Z 161, Z भी होगा 161, A का এ হবে 100 और B का होगा 136, 136, बस इतना था। अब GAB क्या है सर, GAB वही होगा जो लेटेस्ट है। X का लेटेस्ट वैल्यू क्या है 147, जो स्टेप 2 में आया था, तो X का GAB है 147, Y का GAB है 161, Z का GAB है 161, A का GAB है 100 एंड B का GAB है 136। बोलो सर, समझ में आया कि नहीं आया? इफ एनी डाउट इन GAB कैलकुलेशन प्लीज पूछ लो। एक बार प्लीज बहुत अच्छी तरह से गो थ्रू कर लेना जो भी प्रोविजंस अभी हुआ, ठीक है, मेन प्रोविजन सारा का सारा हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करना है, बस और 1 या 2 क्लास लगेगा हाउस प्रॉपर्टी में। क्या करना है आपको, बस इसके बाद हम लोग बता दे रहे आपको, इंटरेस्ट कैलकुलेशन थोड़ा सीखना होगा, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन का पैटर्न है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन सीखना होगा और कुछ सम्स प्रैक्टिस करना है, बड़ा वैराइटीज ऑफ सम्स प्रैक्टिस करना है, 5-6 सम्स प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद
बस एमसीक्यू पैटर्न थोड़ा फॉलो कर लेना और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस फॉलो करने के बाद अब आराम से जवाब दे सकते हो। तो फिर आज का क्लास मेरा यहीं तक का ही है। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया ना समझ में। हाउस प्रॉपर्टी मेन सारा प्रोविजंस हो गया, बस इंटरेस्ट बाकी रह गया। ठीक है, अच्छा उधर बीपी का प्रॉब्लम एंड क्वेश्चंस का क्वेश्चन आंसर का एक यूट्यूब लाइव आएगा, प्लीज उसको कर लीजिएगा। मैं बता दूंगा, पहले ही बता दूंगा, काफी पहले बताऊंगा। ठीक है, एटलीस्ट 3-4 घंटा पहले बता दूंगा कि सर क्लास कितने बजे है, तो क्वेश्चन आंसर एक बार कर लेना तो प्रैक्टिस हो जाएगा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, बीपी का जो भी थोड़ा बहुत डाउट है, प्रोविजंस तो कंप्लीट हो चुका है बीपी का, कुछ भी प्रोविजंस मैंने बाकी नहीं रखा, क्वेश्चंस भी 1-2 किया है, बस और थोड़ा क्वेश्चंस करना है। प्रोफार्मा भी कंप्लीट हो चुका है, हाउस प्रॉपर्टी का प्रोफार्मा कंप्लीटेड है, प्रोविजंस 60% हो चुका है, 40% कुछ बाकी है और कुछ क्वेश्चंस करना बाकी। ठीक है सर, चलो सर, अगर कोई डाउट नहीं है तो घर में प्रैक्टिस करो। मैं आप लोगों को क्वेश्चन शेयर करता हूँ हाउस प्रॉपर्टी का, इसका भी, इस रिलेटेड का, जीएबी कैलकुलेशंस का, अब भी कभी कर लो। ठीक है, थोड़ा बहुत खाना वगैरह खा के कर लेना। ठीक है सर, चलो टाटा। मौसुमी दाड़ा भी, मौसुमी प्रीति वेट, রাখছি দাদা। ओके टाटा, बाकी लोग जा सकते हो। মৌসুমি, হ্যালো। হ্যাঁ স্যার। কি পড়াশোনা করছিস? হ্যাঁ করছি তো। আমাকে তো মনে হচ্ছে করছিস না।